देश के सबसे चर्चित राजनीतिक अभियानों में से एक को रोकने की तैयारी हो चुकी थी और जिस व्यक्ति को रोका जाना था उसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक यात्रा जो हजारों किलोमीटर दूर गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई थी, उसे बिहार में रोकने के लिए सरकारों को पूरी ताकत लगानी पड़ी। आखिर क्यों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे? क्यों इस यात्रा ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये केवल एक राजनीतिक यात्रा थी या फिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा ऐसा आंदोलन जिसने इतिहास का रुख बदल दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें समय का पहिया पीछे घुमाना होगा, बहुत पीछे, उस दौर में जब भारत की राजनीति एक बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी थी। साल 1980, दिल्ली। जनसंघ आपातकाल खत्म हो चुका था, जनता पार्टी का प्रयोग विफल हो चुका था और इसी माहौल में एक नई पार्टी का जन्म हुआ। नाम था भारतीय जनता पार्टी। उस समय पार्टी के प्रमुख नेताओं में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। दोनों पुराने सहयोगी थे, दोनों जनसंघ की राजनीति से निकले थे, लेकिन दोनों की शैली अलग। अटल जी अपने भाषणों और सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि आडवाणी संगठन और रणनीति के माहिर माने जाते थे। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाले वर्षों में यही आडवाणी भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित यात्राओं में से एक का नेतृत्व करेंगे। 1984, भारतीय राजनीति में एक बड़ा झटका लगा। इंदिरा गांधी की हत्या हुई। देश भावनात्मक माहौल से गुजर रहा था। लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली, सिर्फ 2। पार्टी के भीतर निराशा फैल गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी कर दी कि शायद बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति में कभी बड़ी शक्ति नहीं बन पाएगी। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के अंदर एक बैठक चल रही थी। कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा, आडवाणी जी, गांव-गांव में लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। आडवाणी ने पूछा, क्या ये केवल धार्मिक भावना है? कार्यकर्ता ने जवाब दिया, नहीं, ये लोगों की पहचान और भावनाओं से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। आडवाणी कुछ देर तक सोचते रहे। उनके सामने केवल एक राजनीतिक प्रश्न नहीं था, देश में बदलते सामाजिक और राजनीतिक माहौल को समझना भी जरूरी था। 1989 का वर्ष आया, अयोध्या आंदोलन और तेज हो गया। शिलान्यास की प्रक्रिया हुई, देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे। राम मंदिर का मुद्दा चुनावी बहसों में भी दिखाई देने लगा। उसी वर्ष लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। 2 सीटों से बढ़कर पार्टी 85 सीटों तक पहुंच गई। यह एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था। दिल्ली में परिणाम आने के बाद पार्टी कार्यालय में उत्साह का माहौल था। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, पत्रकार लगातार प्रतिक्रियाएं ले रहे थे। एक नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। 1990 का वर्ष, देश की राजनीति उथल-पुथल से भरी हुई थी। एक ओर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा हुई, दूसरी ओर राम मंदिर आंदोलन लगातार गति पकड़ रहा था। सामाजिक और राजनीतिक बहसें चरम पर थी। सितंबर 1990, सोमनाथ मंदिर के आसपास असाधारण हलचल थी। देश भर से पत्रकार पहुंचे हुए थे, हजारों कार्यकर्ता जमा हो चुके थे, नारे लग रहे थे, धार्मिक गीत गाए जा रहे थे और हर कोई उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब यात्रा औपचारिक रूप से शुरू होगी। लाल कृष्ण आडवाणी मंच पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, पत्रकार नोट्स लिख रहे थे। इतिहास एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। आडवाणी ने अपने संबोधन में कहा कि यह यात्रा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई है। उनके शब्दों को हजारों लोगों ने ध्यान से सुना। इसके बाद वह क्षण आया जिसका इंतजार सभी को था। रथ आगे बढ़ा, भीड़ ने जयकारे लगाए और सोमनाथ से अयोध्या की ओर एक लंबी यात्रा शुरू हो गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। न किसी को ये पता था कि यह यात्रा लाखों लोगों को प्रभावित करेगी, न ये कि कई राज्य सरकारें चिंतित हो जाएंगी, और न ही यह कि यात्रा अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से पहले ही भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नाटकों में बदल जाएगी। यात्रा शुरू हो चुकी थी, रास्ता लंबा था, भीड़ बढ़ रही थी, उत्साह बढ़ रहा था और देश की नजरें अब उस रथ पर टिक चुकी थी जिसका अगला पड़ाव भारतीय राजनीति का इतिहास बदलने वाला था। सोमनाथ, सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी। हजारों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे। कई लोग रात भर जागकर केवल एक झलक देखने के लिए रुके हुए थे। पत्रकार लगातार रिपोर्ट भेज रहे थे।
देश के अखबारों के पहले पन्ने पर अब एक ही तस्वीर दिखाई देने लगी थी, रथ पर खड़े लाल कृष्ण आडवाणी। उधर यात्रा राजस्थान की ओर बढ़ रही थी। हर दिन नई सभाएं, हर दिन नए समर्थक, हर दिन बढ़ती चर्चा। आडवाणी लगातार भाषण दे रहे थे। वे राम जन्मभूमि आंदोलन की पृष्ठभूमि बताते, सोमनाथ और अयोध्या के प्रतीकात्मक संबंधों की बात करते और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का आग्रह करते। लेकिन जितनी तेजी से समर्थन बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से विरोध भी बढ़ रहा था। कई राजनीतिक दलों ने सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त करनी शुरू कर दी। उनका कहना था कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। एक अधिकारी ने फाइल खोलते हुए कहा, यात्रा जहां जहां जा रही है वहां भारी भीड़ जुट रही है। दूसरे अधिकारी ने पूछा, स्थिति नियंत्रण में है? पहला अधिकारी बोला, अभी तक है, लेकिन भीड़ का आकार लगातार बढ़ रहा है। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें महसूस होने लगा था कि यह सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस बीच देश में एक और बड़ा मुद्दा चर्चा में था, मंडल आयोग। प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी थी। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्र सड़कों पर उतर आए। राजनीतिक वातावरण पहले से ही तनावपूर्ण था और इसी समय राम रथ यात्रा भी आगे बढ़ रही थी। इस कारण देश की राजनीति में अभूतपूर्व उथल-पुथल पैदा हो गई। एक विश्वविद्यालय परिसर, कुछ छात्र मंडल आयोग पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक छात्र बोला, आजकल हर जगह राम रथ यात्रा की बात हो रही है। दूसरा छात्र बोला, देश एक साथ कई बड़े बदलावों से गुजर रहा है। तीसरा बोला, शायद आने वाले वर्षों में राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह बात बिल्कुल सच साबित होने वाली है। रथ यात्रा अब मध्य भारत के कई क्षेत्रों से गुजर रही थी। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे थे। लोग घरों की छतों पर खड़े होकर यात्रा को देख रहे थे। आडवाणी के साथ यात्रा में शामिल कई कार्यकर्ता बाद में याद करते हैं कि उन्हें हर दिन नई ऊर्जा दिखाई देती थी। सुबह एक शहर, दोपहर दूसरा, शाम तीसरा और हर जगह भीड़, मानो यात्रा अपने साथ एक लहर लेकर चल रही हो। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी रिपोर्टें और गंभीर होती जा रही थी। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से चर्चा शुरू कर दी। प्रशासनिक स्तर पर लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। हर दिन नई समीक्षा बैठकें हो रही थी। पटना, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। उन्हें लगातार रिपोर्ट मिल रही थी। उनके अधिकारियों ने बताया, यात्रा बिहार की ओर बढ़ सकती है। लालू यादव ने पूछा, भीड़ कितनी है? अधिकारी बोला, बहुत बड़ी और लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री कुछ देर तक सोचते रहे। उन्हें अंदाजा था कि आने वाले दिनों में बिहार राष्ट्रीय सुर्खियों का केंद्र बन सकता है। एक ऐसा मोड़ जहां बिहार के समस्तीपुर में लिया गया एक फैसला भारतीय राजनीति का इतिहास बदल देगा। 23 अक्टूबर 1990 सुबह होने से पहले का समय। चारों ओर हल्का अंधेरा था। विश्राम गृह के अंदर अधिकांश लोग सो रहे थे, लेकिन बाहर गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। पुलिस बल अपनी अपनी जगह पर तैनात हो चुका था। वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके थे। सड़क के दोनों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया। एक अधिकारी ने घड़ी की ओर देखा, फिर अपने सहयोगी से कहा, सब तैयार है? मैं आपको हिरासत में लेने का आदेश मिला है। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ कार्यकर्ता स्तब्ध रह गए, कुछ को विश्वास ही नहीं हुआ। आडवाणी शांत रहे। उन्होंने अधिकारियों की ओर देखा, फिर कहा, मैं समझता हूं। उनकी आवाज में घबराहट नहीं थी, न ही गुस्सा। कमरे में मौजूद कई लोग बाद में याद करते हैं कि उस समय उनका व्यवहार बेहद संयमित था। बाहर खबर फैलनी शुरू हो गई। पहले कुछ लोगों को पता चला, फिर दर्जनों को, फिर सैकड़ों को, और देखते ही देखते पूरे समस्तीपुर में चर्चा फैल गई। आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ ही मिनटों में पत्रकार सक्रिय हो गए। कैमरे तैयार होने लगे। समाचार एजेंसियों को संदेश भेजे जाने लगे। रेडियो स्टेशनों को सूचना दी गई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, हर जगह खबर पहुंचने लगी। सुबह होते होते पूरा देश। ये राष्ट्रीय राजनीति का भूकंप था। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे, मुरली मनोहर जोशी पहुंचे, अन्य वरिष्ठ नेता भी पहुंचने लगे। कमरे में माहौल गंभीर था। एक नेता ने कहा, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दूसरे ने जवाब दिया, अब इसका राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा होगा। उधर बिहार में आडवाणी को समस्तीपुर से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी शांत भाव से सभी की बातें सुन रहे थे। मुरली मनोहर जोशी लगातार आने वाली सूचनाओं पर नजर रखे हुए थे। कई वरिष्ठ नेता एक एक करके अपनी राय दे रहे थे। एक नेता ने कहा, आडवाणी जी की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है। दूसरे ने कहा, इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा होगा। कमरे में गंभीर चर्चा चलती रही, लेकिन इसी बीच
उत्तर प्रदेश से आने वाली खबरें सबका ध्यान खींच रही थीं। अयोध्या में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। देश के अलग अलग राज्यों से कार सेवक वहां पहुंच रहे थे और किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। उधर अयोध्या, सरयू के किनारे स्थित वो प्राचीन नगर अचानक राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका था। रेलवे स्टेशन पर भीड़, बस अड्डों पर भीड़, धर्मशालाओं में भीड़। उधर समस्तीपुर में हिरासत में लिए जाने के बाद आडवाणी राष्ट्रीय राजनीति के सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक बन चुके थे। टीवी चैनलों का दौर तब सीमित था, लेकिन रेडियो, अखबार और जनसभाएं लगातार उसी विषय पर चर्चा कर रही थीं। हर जगह एक सवाल था, क्या रथ यात्रा यहीं समाप्त हो गई या आंदोलन अब नए रूप में आगे बढ़ेगा? दिल्ली में राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। प्रधानमंत्री की सरकार पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। मंडल आयोग का मुद्दा, सामाजिक तनाव, राजनीतिक दबाव और अब राम जन्मभूमि आंदोलन। स्थिति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी गहन विचार विमर्श चल रहा था। नेताओं का मानना था कि समस्तीपुर की घटना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं थी, उसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे। अयोध्या में घटनाएं रुक नहीं रही थी। कार सेवकों का प्रवाह जारी था। लोग लगातार पहुंच रहे थे। संतों के मंचों से भाषण दिए जा रहे थे, सभाएं हो रही थीं, नारे लग रहे थे और पूरे देश की नजरें अयोध्या पर टिक चुकी थीं। अयोध्या के आसपास कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए, पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। प्रशासन किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचना चाहता था। मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। लखनऊ में लगातार रिपोर्ट ले रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क जारी था। केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर रखे हुए थी। सुरक्षा बलों की स्थिति कठिन थी। एक तरफ आदेश था कि स्थिति नियंत्रित रखी जाए, दूसरी तरफ भीड़ का दबाव लगातार बढ़ रहा था। दिसंबर 1992 पुलिस और भीड़ के बीच धक्का मुक्की होने लगी और धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगी। दोपहर के आसपास का समय, भीड़ अब केवल बाहर नहीं थी बल्कि परिसर के कई हिस्सों में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ आयोजक भीड़ से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हैं, जबकि पुलिस और सुरक्षा बल परिसर की घेराबंदी पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन विशाल भीड़ के दबाव के सामने उनके प्रयास सफल नहीं हो पाते। धीरे धीरे और लोग गुंबदों तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग अपने साथ लाए गए हाथ के औजारों से ढांचे पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। हर प्रहार के साथ धूल का गुबार आसमान में उठने लगता है। मौके पर मौजूद टेलीविजन कैमरे और पत्रकार इन घटनाओं को लगातार रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देश भर में लोग समाचार माध्यमों के जरिए इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन और केंद्र की प्रतिक्रिया जैसे ही दिल्ली तक खबर पहुंची, केंद्र सरकार सक्रिय हो गई। तत्काल कैबिनेट बैठक बुलाई गई। स्थिति को राष्ट्रीय आपात स्थिति जैसी माना गया और कुछ ही समय में बड़ा निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार ने ये कदम यह मानते हुए उठाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी हुई। इसके बाद आने वाले वर्षों में नई राजनीतिक शक्तियां उभरी, गठबंधन राजनीति शुरू हुई और भारत का राजनीतिक ढांचा पूरी तरह बदल गया।